मेरा नाम रिया है। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि किचन में जाकर अपने लिए चाय बना लेती हूँ। वैसे भी मुझे चाय बहुत पसंद थी। अभी मैं किचन में खड़ी हुई चाय बना ही रही थी जब अचानक मुझे कुछ टूटने की आवाज़ आई। मैं फौरन बाहर निकली तो देखा मेरी नंद कायरा परेशानी से कुछ ढूंढ रही थी। उसका चेहरा अजीब परेशानी से भरा हुआ था। मैं उसके करीब गई और कहा कि क्या हुआ कायरा, क्या ढूंढ रही हो? उसने उदास होकर कहा कि भाभी, मेरी सोने की अंगूठी जो मम्मी ने मुझे दी थी वो मैंने अभी अलमारी में रखी थी, लेकिन अब वो वहां से गायब है। उसने कांपते हुए शब्दों में कहा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि परेशान मत हो सकता है कि कहीं गिर गई हो, मिल जाएगी। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर तलाश करती हूँ। तुम दोनों ने मिलकर पूरा कमरा छान लिया था, अलमारी, बेड, यहाँ तक कि बेड के नीचे की जगह, टेबल, सोफे के नीचे, हर तरफ तलाश कर लिया था, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। दिल को एक बार फिर से वही बेचैनी होने लगी थी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था कि हमारे घर में चोरी हुई हो। पिछले 4 महीनों में 5वीं बार ये हो रहा था। हर बार मेरी नंद का रिश्ता पक्का होने के करीब पहुंचता और उसके फौरन बाद ही घर में कोई न कोई चोरी हो जाती थी। हर बार मेरे पति अभिजीत फौरन ही इल्ज़ाम लड़के वालों के सर पर लगा दिया करते थे और कहते थे कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। उन लोगों के आने के बाद ही हमारे घर में सामान गायब हो गया। पहली बार सोने की चेन, दूसरी बार मेरी सास के कान की गोलियों और अब कायरा की अंगूठी, और हर बार इत्तेफाक से रिश्ता टूट जाता था। ये सब कुछ देख देख कर मैं एक अजीब सी उलझन का शिकार हो चुकी थी। आखिर ये सब कुछ तभी क्यों होता था जब मेरी नंद का रिश्ता आया करता था। हर बार चोरी तभी हुआ करती थी और उसके बाद मेरी नंद कायरा का रोना। हर बार अभिजीत के लड़के वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना। ये लोग मनहूस है, हमारे लिए शुभ नहीं है। अगले दिन मेरे पति ने फिर से वही बात दोहराई, ये लोग हमारे लिए ठीक नहीं हैं। उनके आते ही हमारे घर में सामान गायब हुआ, रिश्ता खत्म हो गया और कायरा खामोश खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब सी चमक देखी थी, जैसे वो बेफिक्र हो। मैंने उस दिन पहली बार गौर से उसका चेहरा देखा तो मुझे वो कहीं से भी उदास नजर नहीं आ रही थी और ना ही बेचैन। उसके चेहरे पर छुपी हुई मुस्कान शायद सिर्फ मैं ही देख सकती थी। रात को जब घर के सारे सदस्य सो चुके थे तो मैं काफी देर तक जागती रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। क्या ये सब सच में इत्तेफाक था या फिर जानबूझकर की गई कोई साजिश थी, या कायरा खुद ही ये सब कुछ कर रही है, या फिर कोई और है ये सब करने वाला? मैं कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ऐसा है जो बहुत गलत हो रहा है और मैं उसे समझने, जानने और सबके सामने लाने का फैसला कर चुकी थी। सच क्या है ये मैं सबको बताना चाहती थी। कई दिनों से हमारे घर का माहौल खुशी भरा था क्योंकि कायरा का नया रिश्ता आया था। आर्टिक नाम के एक पढ़े लिखे नौजवान, हैंडसम और अमीर लड़के का, बल्कि उसकी पूरी फैमिली ही पढ़ी लिखी थी और सभी लोग लगभग जॉब करते थे। उसके पेरेंट्स ने पहली ही मुलाकात में कायरा को पसंद कर लिया था। मेरी सास की आंखों में चमक आ गई थी, वो बहुत खुश थी। इधर मेरे पति अभिजीत को भी सुकून से देखकर मुझे भी उम्मीद होने लगी थी कि शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। कायर अब भी पहली बार थोड़ी सीरियस लग रही थी। किचन के कामों में हाथ बटाना, सबके साथ अच्छे से पेश आना, सबसे अच्छे से खुशी खुशी बात करना, घर के सारे काम फटाफट करना और लड़के वालों के सामने खुद को सुलझा हुआ जाहिर करना, ये सब कुछ नएपन का एहसास दिला रहा था। शाम को लड़के वालों के साथ सगाई की बातचीत होनी थी। मेरी सास ने खुशी खुशी कहा था कि अगले हफ्ते ही कायरा और रतिक की सगाई हो जाएगी। लड़का बहुत अच्छा है, हमारी बेटी वहां पर खुश रहेंगी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। न जाने क्यों हर बार की तरह इस बार भी कनजानी सी बेचैनी मुझे परेशान कर रही थी, जैसे कोई पुराना सा जख्म दोबारा से हरा होने वाला हो। 4 दिन बाद जब मैं दोपहर में किचन में काम कर रही थी तब मेरे पास कायरा दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि भाभी, अभिजीत भैया की घड़ी जो पापा ने उन्हें गिफ्ट की थी वो ड्रॉअर से गायब है। मैं जो चूल्हे पर दाल पका रही थी और कलची से उसे चला रही थी, हाथ चलाते चलाते फौरन ही ये बात सुनकर मेरा हाथ थम गया। क्या वो घड़ी? हाँ भाभी, अभी अभी मैं कमरे में सफाई कर रही थी तो मेरी नज़र ड्रॉअर पर पड़ी। ड्रॉअर खुली पड़ी थी। मैं तेजी से अपने कमरे में गई। रात तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था,
ड्रॉअर सच में खुली हुई थी और घड़ी भी वहां पर नहीं थी। मैंने अपनी सास को भी बुलाया, वो भी ये देखकर घबरा गई। मेरे पति जब ऑफिस से वापस आए तो ये सब देखकर हैरान रह गए और उन्होंने तो घर में एक अजीब सा हंगामा मचा दिया था। कहने लगे कि फिर से हो गई चोरी। अच्छा, कायरा का रिश्ता आया नहीं कि घर में चोरी शुरू हो गई है। मुझे तो पहले ही शक था, ये लोग भी वही निकले जैसा मैं सोच रहा था। मैंने हिम्मत करके अपने पति के सामने कुछ कहना चाहा, अभिजीत हो सकता है कि ये किसी और ने किया हो, हमें पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए और बिना जांच पड़ताल किए हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि रिया, आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो कि मेरी बहन झूठ बोल रही है? मेरे पति की आवाज में बहुत गुस्सा और नाराजगी थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि इतने में ही उन्होंने हाथ का इशारा करके मुझे खामोश रहने के लिए कहा और कहा कि बस, मैं कोई सफाई नहीं चाहता, मैं ऋतिक के घर वालों को फोन करके सगाई से इनकार कर रहा हूं। इतनी ही देर में मेरे पति ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उन लोगों से दो टुक अंदाज में उससे भरे शब्दों में बात की कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम ये रिश्ता नहीं करना चाहते। मेरे दिल में एक बार फिर वही उदासी छा गई थी, जैसे कुछ सच्चाई मेरे सामने हो, लेकिन मैं उसे देख ही नहीं पा रही हूँ। मेरी नंद खामोश खड़ी हुई थी, लेकिन उसकी नज़रों में कोई उदासी नहीं थी। एक लम्हे के लिए उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकरा गईं। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक, वही पुरानी तसल्ली छुपी हुई थी जो मुझे हमेशा जीत के तौर पर नजर आती थी। अभिजीत का ऋतिक के घर वालों से फ़ोन पर बात करके रिश्ते को ख़त्म कर देना मेरे लिए एक ज़ोरदार झटका था, लेकिन मेरी नंद को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। वो तो ऐसे रिएक्शन दे रही थी जैसे वो और ही किसी दुनिया में है। इधर मेरी सास अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत फिक्रमंद थी। वो बार बार उसकी शादी के सपने देखती थी और उसके लिए प्रार्थना किया करती थी कि जल्द से जल्द कायरा अपने घर की हो जाए। वो अभी भी प्रार्थना करने के 60 घर के आंगन को घूर रही थी, क्योंकि उन्हें हर बार रिश्ता खत्म होने पर बेहद अफसोस होता था। कायरा बिल्कुल बेफिक्र थी। वो अपने कमरे में बैठी शीशे के सामने मेकअप कर रही थी, बाल बना रही थी, साथ ही हल्के हल्के गाना भी गुनगुना रही थी। क्या ये वही लड़की है जिसका रिश्ता अभी अभी टूटा था? ऐसी लड़कियों को तो संभलने में भी कई दिन लग जाते हैं, लेकिन मेरी नन पर तो किसी तरह का कभी कोई असर नहीं था। मैंने चौंक कर कायरा से कहा, कायरा तुम ठीक हो? वो मेरे सवाल पर चौंकी नहीं, बल्कि ना ही उसने किसी बात का अफसोस जाहिर किया। बस मुस्कुराकर कहने लगी कि जी भाभी, मैं ठीक हूँ। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये रिश्ता मेरी किस्मत में नहीं था तो क्या कर सकते हैं। ये जवाब सिंपल ज़रूर तो था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में शक पैदा कर गया था। वो चोरी, अब ये घड़ी और रिश्ते का ख़त्म हो जाना, ये सब कुछ बहुत गैर मामूली और अजीब था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, और न सिर्फ देखकर बर्दाश्त करने से। मैंने घर का हर कमरा, घर की हर अलमारी, ड्रॉ, सब कुछ तलाश करना शुरू किया कि ताकि मुझे कोई सुराग मिल सके। यहाँ तक कि मैंने कायरा के भी पूरे कमरे की तलाशी ले ली थी। वहाँ उसकी गैर मौजूदगी में 11 चीज़ मैंने छान मारी थी, यहाँ तक कि उसके हैंडबैग भी, लेकिन सब कुछ साफ पड़ा हुआ था। कहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था जो सबूत के जैसा हो। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद ये सब मेरा वहम है, शायद मेरी सोच ही मेरी आंखों को शक का चश्मा पहना चुकी है। लेकिन फिर जब मैं अपनी नंद को गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए और खुश होते हुए देखती थी तो मेरा दिल कहता था कि नहीं, ये कोई मामूली रिएक्शन नहीं है, कुछ तो ज़रूर है। अभिजीत से बात करने की हिम्मत फिर से जुटाकर मैंने उस रात उनसे कहा कि अभिजीत, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? पहले तो वो मुझे ध्यान से देखने लगे, फिर कहने लगे कि रिया, सीधे सीधे बात करो, क्या बात है? मैंने कहा, आपको नहीं लगता कि ये सारी चोरियां और हर रिश्ता टूटने का समय सब कुछ बहुत अजीब है? वो रुके और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, तुम फिर से मेरी बहन पर शक कर रही हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं कायरा पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए, शायद कोई और हो। मेरे पति ने कहा, कोई और तो घर के बाहर कहीं हो सकता है, हमारे घर में ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ बाहर वालों की ही हो सकती है। अपनों पर शक करना तुम्हें गलत नहीं लगता? मैं खामोश हो गई थी, पर मेरे दिल में एक बोझ सा था। वो इंसान जिससे मुझे सहारा चाहिए था,
वही मुझे समझने से इनकार कर रहा था। उस रात मैं काफ़ी देर तक जागती रही। मुझे बार बार कायरा के हंसने की आवाज़ आ रही थी। उसकी ऐसी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी जैसे वो जानती हो कि उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं जानती थी कि कुछ तो है, और अब मैं ये सब जानने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार थी। मेरा दिल उस समय खामोश नहीं बैठ सकता था जब तक मैं खुद को इस घर के हर कोने की तलाशी न कर लूं, हर वो चीज़ ना देख लूं जिस पर मेरी नज़र कभी रही ही ना हो सकता है कि कार्य ने हमेशा बड़ी सावधानी से कुछ न कुछ छुपा कर रखा हो। अगली सुबह मैंने मौका देखकर कायरा के कदमे में कदम रखा। जब वो घर पर मौजूद नहीं थी, मम्मी जी के साथ मार्केट गई हुई थी। मैं दोबारा से अपने दिल को तसल्ली देने के लिए उसके कमरे में तलाशी लेना चाहती थी। मेरे पति भी उस समय ऑफिस गए हुए थे और पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे हर समय कोई ना कोई पीछे से आ जाएगा और मुझे आवाज़ लगाएगा, रिया, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने उसके कमरे की हर चीज़ को दोबारा से अच्छे से और ध्यान से देखा। उसकी अलमारी खोली, अलमारी में मौजूद कपड़ों को हटा हटा कर देखा, कबर्ड जैक की हर सामान को अच्छे से देखा, हर कागज़ को देखा और फाइल को अपने हाथों में लेकर ध्यान से देखा। लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको देखकर मुझे कुछ गैर मामूली लगता। फिर मेरी नज़र अचानक बेड के पास रखी एक साइड टेबल पर गई। उसके निचले हिस्से में एक छोटी सी ड्रॉर थी जो बंद थी। मैंने उसका हैंडल खींचकर देखा, लेकिन वो लॉक थी। मेरे दिल में एक हल्की सी चिंगारी जल उठी। ये साइड टेबल हमेशा यहाँ पर था, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया था कि ये बंद है। मैंने उसे और ध्यान से देखा। ताले पर पुराना सा जंग लगा हुआ था, जैसे इसे सालों से किसी ने न खोला हो। मैंने दिल में सोचा कि इसमें क्या हो सकता है। मेरे दिल में सवालों का तूफान उठ गया था। अगर यहाँ एक ड्रॉर है तो ये वही ड्रॉर हो सकती है जहाँ मेरी नंद ने कुछ छुपा रखा हो। मैंने चाबी की तलाशी शुरू कर दी। उसकी ड्रेसिंग टेबल में देखा, बेड की चादर और गद्दे हटाकर भी देखा, यहाँ तक कि अलमारी को भी दोबारा से चेक किया, लेकिन मुझे चाबी कहीं पर भी नहीं मिली। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर चाबी कहीं नहीं है तो शायद किसी और के पास हो। ज़रूर मेरे पति को इस बारे में पता होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है उन्हें इस बारे में नहीं पता हो और मैं गलत सोच रही हूँ। वैसे भी वो अपनी बहन की हर बात को आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। काफ़ी देर तक मैं वहाँ पर बैठी रही। थोड़ा समय इसी तरह से गुजर गया, जैसे ही खामोश और बंद ड्रॉर मुझसे कोई राज छुपा रहा हो और मैं बेबस होकर उसका चेहरा देख रही हूँ। मेरी नज़रें उस पर जमी हुई थीं और दिल में सिर्फ एक ही शक गूंज रहा था, यही कि मुझे यहाँ मेरे शक का जवाब मिल सकता है। तभी घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरी नंद वापस आ गई थी। जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। मैं जैसे ही कुछ हुआ ही ना हूँ। उस दिन मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। मेरे पति को एक हफ्ते के लिए मुंबई जाना था। ऑफिस का एक ज़रूरी प्रोजेक्ट था जिसमें उनका होना बहुत ज़रूरी था। उनके जाने की खबर सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। मेरे पति ने जाने से पहले मुझसे नरमी से कहा कि तुम यहाँ आराम से रहना, रिया, मम्मी और कायरा यहाँ पर है। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया, लेकिन मैं अंदर से खाली महसूस कर रही थी। पहले ही इतना सब कुछ तो हो चुका था और अब मेरे पति की गैर मौजूदगी, ये सब मेरे लिए कोई गैर मामूली नहीं था। मेरे पति के जाने के दूसरे दिन रात को बहुत तेज हवा चल रही थी। खिड़कियों से पर्दे बार बार उड़ रहे थे। आसमान में बादल गरज रहे थे। हर आवाज़ जैसे मुझे चौंका रही थी। कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट, कभी दरवाजे का बोलना। मैंने घड़े की तरफ देखा तो रात का 1 बज रहा था। फिर अचानक मुझे लगा कि जैसे किसी ने धीरे से मेरी नन के कमरे का दरवाज़ा खोला हो। मैं कांप गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मम्मी जी दवाई लेकर सो चुकी थीं। मैंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक की और उसके बाद अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ बाहर की रोशनी की झलक घर में आ रही थी। मैं कायरा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, इतना कि मैं आसानी से कमरे का नज़ारा देख सकती थी। जैसे ही मेरी आंखें कमरे में पड़ीं तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था।
कमरे का नज़ारा कुछ ऐसा था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको ये सब अभी नहीं बता सकती। मेरी आंखें कुछ ऐसा देख चुकी थीं जिसे मैं चाह कर भी नहीं भूल सकती थी। मैं न चिल्ला सकी और न निकल सकी, सिर्फ खामोश खड़ी रही। वक्त जैसे थम गया था। मैं कमरे से पलट आई थी, अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। न आंखों में आंसू थे, न होठों पर सवाल, सिर्फ एक खामोश चीख थी जो मेरे अंदर ही अंदर मेरे दिल को चीर रही थी। और उस रात मैंने फैसला कर लिया कि अब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। मेरे दिमाग में कुछ पुरानी यादें घूमने लगीं। मुझे वो दिन याद आया जब मेरी शादी अभिजीत के साथ हुई थी। वो रिश्ता किसी सपने की तरह आया था। अभिजीत पढ़ी लिखी, सीरियस और अपने माता पिता के आज्ञाकारी बेटे थे। मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते से खुश थे। शादी की बात जब मैं पहली बार अपनी ससुराल आई तो मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया था। ससुराल में लगभग सभी लोग बहुत खुश थे। मेरा एक देवर था, सुभाष नंद कायरा, और सास ससुर मेरे। देवर और ससुर की प्लाईवुड की दुकान थी। वो दोनों सुबह सवेरे वहाँ के लिए निकल जाते थे। पति छोटी सी कंपनी में काम करते थे और सास नंद घर में ही रहती थी। शुरू शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मैंने कोशिश की कि सबके साथ मिलजुल कर रहूं, सबको खुश रखूं। खासकर अपनी नंद को मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन कभी वो मेरे करीब नहीं आई। वो कुछ खामोश रहती थी। मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दिन जब कायरा का पहला रिश्ता आया और पहली बार घर में चोरी हुई, उसी दिन पहली बार मैंने अपनी नंद के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। वो ऐसे तब मुस्कुराया करती थी जब सब कुछ बर्बाद हो जाता था। मैं उस समय ये सब इग्नोर करती थी, लेकिन फिर वही सब कुछ होने लगा। रिश्ता आता, घर में चोरी होती, और अभिजीत बिना कुछ सोचे समझे रिश्ता खत्म कर दिया करते थे। अभिजीत हमेशा अपनी बहन के लिए अंधे हो जाते थे। मैंने उनसे कोई बात कही तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि तुम्हें हमेशा मेरी बहन से दिक्कत है, क्योंकि वो मेरे लिए तुमसे ज़्यादा अच्छी है। मैं उनकी बात पर खामोश हो जाती थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि एक बहन और भाई के बीच मेरी वजह से दरार आ जाए। अब बस मैं जाग चुकी थी कि बीते हुए समय की कहानी सिर्फ यादें नहीं थीं, ये उन राज्यों की बुनियाद थी जो आज मेरा दिल जला रहे थे। वो नज़र जो मैंने देखा, वो सच जो मेरी आत्मा में धंस चुका था, वो राज जो अब और मेरे दिल में नहीं छुप सकता था। मुझे लग रहा था कि अगर अब मैंने जुबान नहीं खोली तो मैं खुद को खो बैठूंगी। मैंने कई बार सोचा कि मैं अभिजीत से बात करूं, उनकी आंखों में देखकर कहूं कुछ है जो आपको जानना चाहिए, लेकिन हर बार वो मुझे टाल दिया करते थे। कभी मोबाइल में बिजी होना, कभी किसी से फ़ोन पर बात करने में बिजी हो जाना, कभी कहते थे कि रिया मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। एक रात मैंने हिम्मत करके उनसे बात की और कहा कि अभिजीत, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो लैपटॉप बंद करके मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन उनकी आंखों में वो ध्यान नहीं था जो मैं चाहती थी। उन्होंने उससे कहा, कहो क्या कहना है। मैंने कहा, अभिजीत, मैंने कायरा के कमरे में किसी को देखा था। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़ गए और वो कहने लगे कि फिर वही बातें। रिया, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? ये सब तुम्हारा वहम है। मैंने कहा, मेरा वहम नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसके कमरे में किसी लड़के को देखा था। बस करो रिया। वो तेज आवाज में कहने लगे, मेरी बहन पर यह इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। मेरा दिल जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पति ने कहा कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होता, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। वो इंसान जिसे मैं अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी, वही मेरी सच्चाई को झुठला रहा था। अगले दिन कायरा ने कुछ इस स्टाइल से सबके सामने बात छेड़ी जैसे वो खुद बहुत ज़्यादा मासूम हो। मम्मी, मुझे लगता है कि भाभी मुझसे खुश नहीं है। जब से मेरा रिश्ता टूटा है वो अजीब सी बातें कर रही है, मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मेरी तो कहीं भी कोई गलती नहीं है। इतना कहकर वो रोने लगी। उसके आंसू झूठे थे और सब उसकी बातों पर यकीन कर रहे थे। मेरी सास ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि देखो बहू, कायरा अब भी गहरी सदमे में है, तुम उसका ख्याल रखा करो। अपनी सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। सच इसी तरह से दबकर रह गया था और झूठ एक बार फिर से मेरे सामने आ गया था। लेकिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं सिर्फ सोचूंगी नहीं बल्कि पर्दाफाश करके रहूंगी। जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ की दीवारें बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन कुछ भी कोई बोलता नहीं।
घर के नौकर बहुत कुछ जानते होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई है जो मेरे साथ सच्चाई का पता लगा सकता है तो वो शायद हमारे घर की पुरानी नौकरानी रेवती मासी हो सकती है, जो कि हमारे घर में पिछले 8 साल से काम कर रही थी। एक दिन मैंने अपनी सास और ननद की गैर मौजूदगी में उनसे बात की। मासी, आपने कभी महसूस किया है कि कायरा को छुपा रही है या फिर उसके कमरे में कोई आया है? मेरी बात पर वो चौंक गई और फिर धीरे से कहने लगी कि भाभी जी, हम नौकर लोग तो सिर्फ अपना काम करते हैं, घर के मामलात में दखलंदाजी नहीं करते। मैंने कहा, मैं आपको ये सब करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी कुछ गलत देखा? वो कुछ समय खामोश रही और फिर कहने लगी, कभी कभी मुझे लगा था कि जैसे किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है और कभी कमरे की खिड़की खुली हुई मिलती थी, हालांकि मैं खिड़की बंद कर दिया करती हूँ। मैंने कहा कि किस समय की बात है? ये उन्होंने बताया कि हमेशा रात को 1 या 2 बजे के करीब की बात है। मैंने कहा कि आपने अपनी आंखों से किसी को देखा? उन्होंने कहा कि नहीं भाभी जी, मैंने सिर्फ आवाज़ें सुनी थीं। ये सब मेरे लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन मेरे शक को ताकत मिल गई थी। अगले दिन मैंने अपने पति से बात की कि हमारा पुराना गार्ड सारा दिन हमारे घर में पहरा दिया करता था। मैं उनके पास गई। राजू भैया की, आपने कभी कायरा के कमरे में किसी को आते जाते देखा है? वो चौंक गए और कहने लगे कि भाभी जी, आप ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, मुझे सच जानना है, अगर आप कुछ जानते हो तो मुझे ज़रूर बताइए। काफ़ी देर तक वो खामोश रहे, फिर कहने लगे कि एक बार रात को मैंने किचन की खिड़की की तरफ किसी को देखा था। कोई आदमी घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे लगा कि शायद आपके देवर होंगे, लेकिन जब मैंने अगले दिन अभिजीत भैया से इस बारे में जिक्र किया तो वो मुंबई में थे। मैं सोच में पड़ गई कि सच छुप नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है। अब मुझे सिर्फ सबूत की ज़रूरत थी, और वो सबूत मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए था। जैसे जैसे मैं सच के करीब जा रही थी, मेरे अंदर की हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। एक दिन मुझे रेवती मासी ने बताया कि हमारे घर का पुराना माली और उसकी बहन यहाँ नौकरी करते थे। उसकी बहन कुछ बातें जानती है। वो लोग कई सालों तक यहाँ नौकरी करते रहे और हमारे साथ ही पीछे वाले क्वार्टर में रहते थे। माली पूरब तो काम करने के लिए दूसरे शहर गया हुआ है, लेकिन उसकी बहन कभी कभी यहाँ बड़ी मालकिन की तबीयत पूछने के लिए आती रहती है। मैंने अपनी सास से इजाज़त ली और माली की बड़ी बहन कमली को कुछ ज़रूरत का सामान देने के लिए यहाँ पर बुला लिया। वो जैसे ही यहाँ आई तो मैंने उससे मुलाकात की और खुशी खुशी मैंने उससे हालचाल पूछे और फिर बातों ही बातों में कहा कि कमली, तुम यहाँ अपने भाई के साथ कई सालों तक काम करती रही हो, इस हिसाब से तो तुम सबके बारे में काफ़ी कुछ जानती होगी ना? वो मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी जी, हम नौकर लोग बस दीवारों से बातें करते हैं और दीवारें तो सब सुन लेती हैं। उसकी बात पर मैं फौरन सीरियस हो गई। मैंने कहा, देखो कमली, क्या तुमने कायरा बीबी के कमरे में अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं? कोई अजीब बात देखी है? कुछ ऐसा जो ठीक ना हो? मेरी बात सुनकर कमली के चेहरे पर एक अजीब सा डर आ गया था। वो कुछ देर तक तो खामोश रही, फिर इधर उधर देखने लगी, धीरे से कहने लगी कि भाभी जी, कायरा बीबी के कमरे में मैंने रातों को कई बार मर्दों की आवाज़ सुनी है। उसकी बात पर मेरा दिल जोर से धड़का था। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा कि जी, मैंने साफ साफ अपने कानों से सुना था कि वो आवाज़ें किसी मर्द की थी। कभी जोर से हंसी, कभी धीमी धीमी बातों की आवाज़। 12 बार तो मैंने परछाई भी देखी थी कमरे की खिड़की से। परछाई। मैंने कहा, तुमने इस बारे में कभी किसी को बताया? उसने कहा कि नहीं नहीं भाभी जी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया। मुझे डर लगता था। मेरे भैया कहते थे कि खामोश रहो, यहाँ कभी किसी को कुछ मत बताना, अपने काम से काम रखो, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा, कमली, क्या तुम ये सब कुछ गवाही के तौर पर कह सकती हो? वो डर गई और कहने लगी कि भाभी जी, मैं तो नौकरानी हूँ, मेरी बात पर कौन भरोसा करेगा? हाँ, जो मैंने सुना था उसको मैं कभी भूली नहीं हूँ। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, शायद तुम्हारी बताई हुई बात ही मुझे सच्चाई तक ले पहुँचे। वो खामोश हो गई, लेकिन उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसने सच कहा है। जब वो चली गई तो मैं देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। हवा थमी हुई थी, लेकिन मेरे दिल में तूफान चल रहा था। अब कई पहलू मेरे सामने थे, चोरियां, बंदरौर साया, नौकरों की गवाहियां और ये आवाज़ें। मैं एक कदम और करीब आ चुकी थी, लेकिन सच्चाई अभी भी खुलकर सामने नहीं आई थी।
असली चेहरा पर्दे के पीछे ही छुपा हुआ था और मैं जानती थी कि अगली बार वो पर्दा मैं खुद हटाऊंगी। मैंने अगली रात का प्लान बना लिया था। सबके सोने के बाद में चुपके से कायरा के कमरे के सामने बने स्टोर रूम में छुपकर खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से छुपकर उसके कमरे की निगरानी कर सकूंगी। यहाँ से कायरा के कमरे का दरवाज़ा साफ नजर आता था। अगर कोई अंदर जाएगा या बाहर आएगा तो वो मुझे साफ साफ नजर आ जाएगा। मैं उसे ज़रूर देख सकूंगी। रात को 1 बज चुका था। सास ससुर अपने कमरे में सो रहे थे और देवर अपने कमरे में सो रहा था। सिर्फ मैं जाग रही थी। कायरा के कमरे की लाइट बंद थी। मेरे पति तो मुंबई गए हुए थे। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और दबे कदमों से स्टोर रूम में जाकर बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरा इरादा मजबूत था। काफ़ी समय गुजर गया था। लगभग पूरा 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन कोई हरकत ही नहीं हुई। कभी कभी मुझे लगता था कि कायरा के कमरे से कोई आहट आ रही है। कभी कोई परछाई दीवार पर महसूस होती थी, लेकिन फिर सब कुछ खामोश हो जाता था। मेरी आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी हुई थी। फिर अचानक दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। मेरा दिल जैसे और ज़्यादा जोर से धड़कने लगा था। मेरी नंद बाहर आई। वो धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथ में शायद कुछ था, शायद मोबाइल या फिर कोई चाबी। उसकी चाल भी ठीक नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत थकी हुई है या फिर परेशान है। ऐसा लगता था जैसे वो सावधान है, जैसे वो जानती है कि कोई उसे देख रहा है। वो किसी की तरफ चली गई। मैं पूरी तरह से खामोश हो गई थी ताकि वो मुझे देख ना सके। कुछ देर के बाद जब वो वापस आई तो दरवाज़ा बंद कर लिया और सब कुछ दोबारा से शांत हो गया। लेकिन उसके चेहरे पर उस लम्हे की रोशनी में जो एक्सप्रेशन थे वो नॉर्मल नहीं थे। वो नींद की हालत में थे। वो किसी ज़रूरत के लिए नहीं निकली थी। वो कुछ चेक करने के लिए निकली थी। शायद उसे शक हो चुका था कि कोई उसे देख रहा है। मैं धीरे से स्टोर रूम से निकली और अपने कमरे में वापस आ गई थी। कुछ भी खास नहीं हुआ था, लेकिन कायरा का बिहेवियर, उसका अंदाज, उसकी आंखों में होशियारी, ये सब कुछ मुझे बता रहा था कि ज़रूर कुछ छुपाया जा रहा है। अब मैं उस इंसान तक पहुंचने ही वाली थी जिसने उस घर को जाल बना रखा था। मेरी नन के लिए एक रिश्ता आया। इस बार एक मिडिल क्लास फैमिली से रिश्ता आया था। हालांकि लड़का दुबई में नौकरी करता था। फैमिली सिंपल थी, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग थे। मेरी सास की आंखों में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जाग गई थी और मेरे पति ने भी पहली बार दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था। शायद वो चाहते थे कि अब उनकी बहन का घर बस जाए। मैं भी दिल से प्रार्थना कर रही थी, शायद ये मौका वो हो जहां मेरी नन सच में बदल जाए या फिर समय खुद उसे बेनकाब कर दे। लड़के वाले आए, मुलाकातें हुई, सारी बातें तय होने लगीं। लेकिन इस बार एक अजीब बात थी। न कोई चोरी हुई, न कोई घटना घटी, ना कोई शोर, ना हंगामा हुआ। मुझे लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ये सुकून तो तूफान आने से पहले की खामोशी थी। सगाई की तारीख तय होने से सिर्फ 2 दिन पहले मेरे पति गुस्से में भड़कते हुए घर पहुंचे। उनका चेहरा लाल था और हाथ में मोबाइल था। उन्होंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद एक स्क्रीनशॉट सबको दिखाया। उन्होंने फ़ोन मुझे भी दिखाया। मैंने जैसे ही स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई, वही चैट का स्क्रीनशॉट था जिसमें लड़के के भेजे गए मैसेज थे, जिसमें कुछ अश्लील बातें लिखी हुई थीं। मैंने कहा, ये सब क्या है? मेरे पति ने कहा, तुमने देखा ये लोग कैसे निकले? मेरी बहन को किस तरह के मैसेज भेज रहा है ये लड़का? मेरे पति चिल्लाने लगे। मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, ये कायरा के मोबाइल में थे। अभिजीत ने कहा कि हाँ, ये उसके मोबाइल में थे, उसने मुझे साइन किया है। कायरा बहुत दुखी है। उसने खुद कसम खाकर बताया कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा, कि लड़का खुद मेरी बहन से बदतमीजी कर रहा है। मेरा दिमाग घूमने लगा। कायरा, जो हमेशा हर रिश्ते के टूटने पर खुश हो जाती थी, इस बार खुद उसने ये सबूत अपने भाई को भेजा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या ये मैसेज व्हाट्सएप पर आए थे? पति ने बताया कि नंबर डिलीट हो चुका था, उसने सिर्फ मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं। मैं खामोश हो गई। ये एक नई चाल थी। चोरी के बजाय अब एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर रिश्ता खत्म किया जा रहा था, और सच छुपाने का ये नया अंदाज पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। मेरे पति ने फौरन लड़के वालों को फ़ोन करके रिश्ता तोड़ दिया और उसके माता पिता को सख्त बातें भी सुनाई। कायरा के चेहरे पर एक बार फिर से सुकून था, लेकिन अब की बार मैं भी खामोश नहीं रहने वाली थी। अगर वो झूठ बोल सकती है तो मैं भी सच के लिए जंग लड़ सकती हूँ। ये सच्चाई की जंग थी और मैं आखिरी समय तक जाने के लिए तैयार थी। अभिजीत का गुस्सा भरा बिहेवियर, कायरा की
दिखावे भरी खामोशी और इस शरीफ परिवार पर बेबुनियाद इल्ज़ाम, ये सब कुछ मेरे अंदर एक ऐसी आग जला चुका था जब सिर्फ सच्चाई के बल पर ही बूझ सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं खुद लड़के के परिवार वालों से बात करूंगी, लेकिन ये काम मेरे लिए खामोशी से करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर इन दोनों भाई बहन को थोड़ा सा भी पता चल जाता तो वो सब कुछ बिगाड़ देते। मैंने एक जानने वाली के ज़रिए लड़के का नंबर हासिल कर लिया और उसे मैसेज भेजे कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं कायरा की भाभी बात कर रही हूँ, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो थोड़ी देर के लिए तुम मुझसे कैफ़े में मिलने के लिए आ जाओ, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। शाम के टाइम पर मैं बहाने से घर से बाहर निकल गई थी और कैफ़े पहुंच गई। लड़का वहां पर आ चुका था, जो देखने में बहुत शरीफ लग रहा था। उसने पहले मुझे नमस्ते किया और फिर मुझे बैठने का इशारा दिया। कहने लगा कि मुझे अच्छा लगा कि आप मुझसे बात करने के लिए आई हैं। मैंने कहा कि मुझे सच जानना है, जो कुछ मेरे पति ने कहा और जो इल्ज़ाम तुम पर लगाए गए, क्या वो सच है? वो मुस्कुराकर कहने लगा कि काश ये सारे इल्ज़ाम सच होते तो मैं खामोश रहता, लेकिन आपकी नंद ने तो मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा है सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैंने कायरा से रिश्ता लगने के बाद कायरा से नॉर्मली बात करने के लिए फ़ोन किया। कुछ दिनों बाद उसका मैसेज आया। वो मुझ पर बहुत भड़क रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन फिर उसके शब्दों में अजीब सी बदतमीजी आ गई। मैं इस लड़के की बात सुनकर दंग रह गई। मैंने कहा, आपके पास वो मैसेजेस हैं? उसने कहा कि नहीं, जब मैंने उसे ब्लॉक किया तो सब कुछ डिलीट हो गया, लेकिन मेरी बहन के पास कुछ स्क्रीनशॉट है। उसने आपकी नंद से बात की थी कि तुम भैया के साथ ऐसी बदतमीजी मत करो, इस तरह से तुम दोनों के रिश्ते पर असर पड़ सकता है, लेकिन कायरा ने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि आप मुझे वो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। उसने कहा कि ठीक है, मेरी बहन आपको सेंड कर देगी, लेकिन एक बात समझ लीजिए भाभी जी, हमने रिश्ता इज्जत से जोड़ा था और इज्जत से ही तोड़ दिया, लेकिन जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये कमजोरी के आंसू नहीं, बल्कि सच के करीब पहुंचने के आंसू थे। मैंने उसे थैंक यू बोला। जाते जाते उसने मुझे बताया कि आपकी नन बहुत ज़्यादा चालाक है, आपको सावधान रहना चाहिए। मैं कैफ़े से बाहर आ चुकी थी। मेरे पास सबूत आने वाला था। सच्चाई लेकर जब मैं घर लौटी तो मेरे पास सबूत था। अगली सुबह मेरे पति अखबार पढ़ रहे थे। मैंने चाय का कप उनके सामने रखते हुए कहा कि अभिजीत, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर अखबार मोड़कर टेबल पर रख दिया। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैंने अपने मोबाइल से निकालकर वो स्क्रीनशॉट अपने पति को दिखाए जो लड़की की बहन ने मुझे भेजे थे। ये देखो, ये वो असली मैसेज है जिनमें कायरा लड़के से नहीं बल्कि उसकी बहन से भी बदतमीजी कर रही है। पहले आपकी बहन ने की थी, उस लड़के ने नहीं। मेरे पति ध्यान से मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगे। मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि जैसे उन्हें यकीन हो गया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोबाइल मेरे हाथ में दिया, उनका चेहरा सीरियस हो गया। ये सब क्या है रिया, तुम्हें ये किसने सेंड किए? मैंने कहा, मैं उस लड़की से मिली थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया और ये सबूत भी दिए। आपकी बहन झूठ बोल रही है अभिजीत, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेते? अभिजीत ने गुस्से में कहा कि तुम उस लड़की से मिलने गई थी। मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि मुझे सच जानना था। तुम्हें दिखाना चाहती थी कि तुम जीस पर अंधा विश्वास कर रहे हो। वो मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि बस करो रिया, तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी बहन से इतनी जलन होती है? क्या तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बहन मेरी जिंदगी में जरूरी है? अभिजीत की बात पर मैं शॉक्ड रह गई थी। मैंने कहा, क्या ये जलन की बात नहीं है? अभिजीत, उन्होंने कहा, ये जलन ही है। पहले तुमने उसके बिहेवियर पर शक किया, फिर उसकी चोरियों की कहानियों खड़ी कर दी, अब रिश्ते वालों के किरदार पर हमला। ये सब तुम्हारी चाल है रिया, ताकि मेरी बहन इस घर से चली जाए और तुम अकेले यहाँ मालकिन बनकर घूमती रहो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, अभिजीत, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आंख बंद करके नहीं। तुम अपनी बहन के पीछे इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें सच भी नजर नहीं आ रहा। वो उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, बस बहुत हो गया। अब अगर तुमने दोबारा उसके बारे में कोई बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लग गए थे। वो पति जिसके परिवार की इज्जत के लिए मैं हमेशा खामोश रही, आज उसी को मेरी नीयत पर शक हो रहा था। मैं खामोश रही,
लेकिन मेरे दिल ने अंदर ही अंदर मुझसे कह दिया कि अब अभिजीत के लिए नहीं, अब मुझे सच के लिए लड़ना है। ये सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उस रात मैंने अपनी अलमारी खोली और सामान पैक करने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने खुद से कहा, अगर ये मेरा सच कोई नहीं सुनना चाह रहा तो मुझे अब इन खामोश दीवारों में नहीं रहना। जैसे ही मैं बैग पैक करने के लिए बंद करने वाली थी, फौरन कमरे का दरवाज़ा खुला। अभिजीत अंदर आया और कहने लगे, मैं कल फिर मुंबई जा रहा हूँ, 4 दिन लग सकते हैं। तुम मम्मी और कायरा के साथ रहना, और तुम ये बैग क्यों पैक कर रही हो? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे जाने के बाद शायद कुछ और भी साफ हो जाए। अभिजीत ने मुझे घूर कर देखा, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन फिर वो खामोशी से पलट गए। मेरे पति ने भी अपनी पैकिंग कर ली थी। अगली सुबह उन्होंने नाश्ता किया और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकल गए थे। घर में फिर से खामोशी छा गई थी। रात का खाना सब लोग खा चुके थे। आज भी मेरी तरह हमेशा की तरह खुश और बेफिक्र लग रही थी। रात के लगभग 12 बजे का समय था। हवा तेज की चल रही थी, जिसकी वजह से खिड़कियां भी आवाज कर रही थीं। घर के सब लोग सो चुके थे, लेकिन मेरा दिल फिर भी बेचैन हो रहा था। मैंने खुद पर कंट्रोल किया कि अब मुझे कुछ नहीं देखना, लेकिन मेरा दिल फिर से मुझे कायरा के कमरे की तरफ ले गया। मेरे हाथ में दरवाजे को छुआ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा फिर से खुला और मेरी नज़र कमरे में पड़ी, और एक बार फिर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा धीरे से खोला तो कमरे में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। मेरी आंखें चारों तरफ घूम गईं। सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था। ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इस बार कुछ और था, कुछ अजीब, जो हर बार मेरे अंदर एक घबराहट पैदा कर दिया करता था। मैंने देखा कि कमरे की खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी और उसके पर्दे तेज हवा से उड़ रहे थे। मैंने दबे कदमों आगे बढ़कर खिड़की के करीब जाना चाहा। दिल में सवाल थे कि खिड़की खुली क्यों है, मगर कायरा कमरे में नहीं है तो खिड़की क्यों खुली रह गई? क्या कोई आया था या गया था? मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कायरा को आवाज़ दी, कायरा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिल में एक बेचैनी पैदा हो गई। क्या वो कहीं गई हुई है? मैं खिड़की बंद करने लगी तो अचानक मेरी नज़र फर्श पर गई, जहां पर मिट्टी और धूल भरे कदमों के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में बाहर से अंदर कदम रखा हो। मैंने खिड़की बंद कर दी थी और एक आखिरी नज़र बंद करके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने कमरे में वापस आ गई थी और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी कि क्या सच में कायरा जान गई है कि मैं उस पर नज़र रख रही हूँ। उसी दौरान रेवती मासी की बेटी, जो हमारे यहाँ अपनी माँ के साथ मोबाइल लेकर आया करती थी और उसे फ़ोटो और वीडियो बनाने का बहुत शौक था, मेरे पास आई। उसके हाथ में एक पुराना सा मोबाइल था जिसे वो चार्ज करके पुरानी गैलरी चेक कर रही थी। उसने कहा, भाभी जी, मुझे आपको एक अजीब सी वीडियो दिखानी है। मैंने ये शायद 1 साल पहले बनाई थी। जब मैं खिड़की के पास से गुजर रही थी, मुझे लगा कायरा दीदी किसी से बात कर रही हैं, तो वीडियो बनाई और फिर मैं भूल गई। मैंने हैरानी से मोबाइल लिया और जैसे ही वीडियो चालू की तो मेरे होश उड़ गए। स्क्रीन पर मेरी नंद अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, काफ़ी खुशी खुशी में, और आवाज़ साफ नहीं थी, लेकिन उसका अंदाज साफ बता रहा था कि उसके बात करने का अंदाज कुछ नॉर्मल नहीं था। एक जगह वो हंसती और बालों को संवार रही थी और कहती कि अभिजीत भैया तो कुछ समझते ही नहीं, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरी उंगलियां कांपने लगीं, आंखें धुंधला गईं। एक ये सबूत मेरे हाथ लग गया था। जब मेरे पति वापस आए तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मोबाइल में वीडियो ऑन करके उन्हें दिखाया। उनसे कहा कि ये वही है जिस पर आप बहुत भरोसा करते हो। मेरे पति ने वीडियो देखी। उनका चेहरा सीरियस हो गया, आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। वीडियो खत्म हुई और मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि क्या अब भी आपको शक है मुझ पर कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि रिया, ये वीडियो पुरानी हो गई और इस वीडियो से कुछ साबित नहीं होता। इससे पता चल रहा है कि वो किसी से बात कर रही है। तुम बस अपनी बात को सच साबित करने में लगी हुई हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, जो अंधविश्वास आप अपनी बहन पर कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पति खामोश रहे। मैं जान चुकी थी कि मेरे पति पर कोई असर नहीं होने वाला था। उन्हें उनकी आंखों से सब कुछ दिखाना होगा जिससे वो इनकार ना कर सके। फिर मुझे एक प्लान आया। हमारे घर के पुराने स्टोर रूम में मेरे पति ने
सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए खरीदा था, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैंने वो कैमरा ढूंढ निकाला और उसे लगाना भी सीख लिया था। अब दिक्कत ये थी कि उसे कायरा के कमरे में कैसे फिट किया जाए। अगले दिन कायरा ने अपने कमरे की सफाई के लिए रेवती मासी को बुलाया तो मैंने उनको कैमरा दे दिया और बताया कि आपको खामोशी से इसे किसी ऐसी जगह पर फिट करना है जहां से पूरे कमरे की वीडियो अच्छे तरीके से बन सके। रेवती मासी मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। इस तरह कैमरे वाला काम तो पूरा हो गया था, क्योंकि रेवती मासी ने कमरे की एक छोटी खिड़की की तरफ वो कैमरा फिट कर दिया था। उसी शाम मुझे कायरा बहुत खुश नजर आ रही थी। रात के 11 बजे तक सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैंने लैपटॉप को अपने सामने रख लिया, जिसे मैंने कैमरे से कनेक्ट कर लिया था। वक्त गुजरता रहा, 12 बज चुके थे। सब कुछ खामोश था, लेकिन फिर जब 1 बजा तो कायरा जल्दी जल्दी शीशे के सामने अपने आप को ठीक कर रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर उसने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया और धीरे से खोला। मैं सांस रोककर देख रही थी। अब जो भी होता वो सब कुछ कैमरे में कैद होने वाला था। रात के 2 बज चुके थे और मैं अभी भी कैमरे की रिकॉर्डिंग ध्यान से देख रही थी। कायरा ने खिड़की खोली और थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला। वो इंसान जो अंदर आया, उसका चेहरा कैमरे की रोशनी में साफ नजर आया। अभिजीत, मेरा पति। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अभिजीत रात के इस समय कायरा के कमरे में चुपके से लेकिन आने वाला नज़ारा उससे भी ज्यादा चौंका देने वाला था। कायरा ने दरवाज़ा बंद किया और दोनों ने बेड के नीचे कारपेट को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। नीचे एक छोटा सा ढक्कन नजर आया। वो दोनों उसे खोलकर नीचे उतरने लगे। ये क्या हो रहा था? मैं उठ खड़ी हुई और मैं दौड़ती हुई कायरा के कमरे में गई। कारपेट हटा हुआ था और नीचे की तरफ सीढ़ियों जा रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे नीचे उतरना शुरू किया। अंधेरा था, लेकिन रोशनी की हल्की सी किरण अंदर से आ रही थी। मेरे कदम धीरे धीरे नीचे जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि आखिर ये सब क्या है। नीचे पहुंचते ही जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरी दुनिया को अलर्ट दिया था। सामने एक इंसान जमीन पर बैठा हुआ था, कमजोर, खामोश, लेकिन उसका चेहरा दीपक, मेरा भाई। मैंने अपने मुंह को पकड़ लिया। मैं फौरन उसके पास गई और उसके कदमों में जाकर बैठ गई। मुझे अभिजीत और कायरा हैरानी से देख रहे थे। मैंने कहा, दीपक, ये तुम हो? मैन रो रही थी और उसके हाथ पकड़कर कह रही थी। मैंने कहा, दीपक, तुम तो मर गए थे। हमने तुम्हारा दाह संस्कार किया था। ये सब क्या है? और तुम यहाँ? मेरे भाई की आंखों में आंसू थे। उसने कमजोर आवाज में कहा कि दीदी, मैं जिंदा हूँ। मैं मरा नहीं था, बल्कि मेरी मौत का नाटक रचा गया था। वहां पर कायरा और अभिजीत भी मौजूद थे, जो खामोश खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। मैं उनकी तरफ पलटी और कहा कि तुम लोग जानते थे, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अभिजीत आगे बढ़े और कहने लगे कि रिया, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन दीपक की जान को खतरा था। मैंने कहा, किससे? अभिजीत ने बताया कि जिससे तुम्हारे भाई का रिश्ता लगा हुआ था। दीपक को उस लड़की की हकीकत पता चल गई थी कि वो ठीक नहीं है। ये सब जानकर दीपक ने रिश्ता खत्म कर दिया था, लेकिन लड़की के परिवार वालों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उनकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया गया है। वो बदमाश लोग थे। उन्होंने बहाने से दीपक को अपने घर बुलाया और उसके साथ मारपीट की और उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया और उसे अधमरी हालत में सड़क पर फेंक दिया था। लोगों को लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ये सब कुछ उन लोगों का किया धरा था। अभिजीत की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे। अभिजीत ने आगे बताया कि उन लोगों को लगा था कि दीपक मर गया है, लेकिन दीपक जिंदा था। वो सड़क से उठकर अस्पताल पहुंचा और अस्पताल पहुंचकर उसने मुझे फ़ोन किया और सब कुछ बताया। फिर हमने दीपक की झूठी मौत का नाटक रचा और इस तरह हमने खामोशी से किसी और का दाह संस्कार करवा दिया और असली दीपक को हमने यहाँ छुपाकर रखा। दीपक की नज़र झुक गई थी। उसने मुझे बताया कि दीदी, मैं आपकी नंद कायरा से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने मेरे यहाँ आने के बाद मेरी बहुत देखभाल की। वो भी मुझसे प्यार करने लगी और मैं भी। मैं यहाँ पर जिंदा छुपा हुआ हूँ। अगर वो लोग जान गए कि मैं जिंदा हूँ तो वो दोबारा से मुझे मार डालेंगे। मेरी आंखों में हैरानी, खुशी और गुस्सा था। मैंने कहा, तो इसीलिए कायरा हर रिश्ते को तोड़ देती थी? कायरा आगे बढ़ी और कहने लगी कि जी भाभी, मैं झूठ बोला करती थी, क्योंकि मैं आपके भाई से बहुत प्यार करती थी।
अगर मेरा रिश्ता तय हो जाता तो मैं दीपक को हासिल नहीं कर सकती थी। भैया ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जल्द ही दीपक को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। हम लोग दीपक को यहाँ से खामोशी से कोर्ट में लेकर जाएंगे और जब सारे ही लोग वहाँ दीपक को जिंदा देखेंगे और जब दीपक वहाँ अपना बयान देगा तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेंगे। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे दिल में सुकून आ गया था कि अब सब कुछ साफ हो गया। मेरे पति ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। दीपक ने अदालत में अपना बयान दिया, सबूत पेश किए गए और कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिनों बाद घर में पहली बार रोशनी महसूस हुई थी। कायरा भी बहुत खुश थी। मेरे भाई की सेहत कमज़ोर थी। मैंने अपने पति और नंद से माफ़ी मांगी। मेरे पति ने कहा कि अब माफ़ी मांगने का टाइम नहीं है, बल्कि अब इन दोनों की शादी का समय आ गया। उसके बाद हमने खुशी खुशी कायरा और दीपक की शादी कर दी। कायरा मेरी ही भाभी बनकर मेरे मायके आ गई थी। ये कहानी झूठ और सच की नहीं बल्कि कुर्बानी और यकीन पर थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।